इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली के बाद जर्मनी के संदर्भ में कहा जाता है जो कि आर्मी के द्वारा किसी भी राष्ट्र का निर्माण संभव है। तो यहाँ इसी संदर्भ में हम लोग जानेंगे। अगर हम लोग 1848 के बाद यूरोप में देखें तो यहाँ हर लोगों के दिमाग में बात बैठ गई थी कि प्रजातंत्र को कैसे स्थापित किया जाए। इसके लिए इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस बनानी पड़ेगी, रिवॉल्यूशंस करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर कंजर्वेटिव मान्यता को लेकर देखो तो ये नियमित रूप से स्टेट पावर पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास कर रहे थे या पूरे यूरोप में इनका पॉलिटिकल डोमिनेशन बना रहे, यह प्रयास इनकी नियमित शुरू थी। जर्मनी एवं इटली के यूनिफिकेशंस की बात करें तो राष्ट्र राज्य का निर्माण यहाँ कैसे हुआ, तो सबसे पहले हम लोग जर्मनी के बारे में देखेंगे। जर्मनी में मध्यम वर्ग के जो लोग थे जिन्होंने 1848 ईस्वी में जर्मन कॉन्फेडरेशंस को एकजुट करके नेशन स्टेट के रूप में स्थापित करने की बात कही थी। लेकिन आपने पहले ही पढ़ा तो कहीं से भी इनकी जो यह इनिशिएटिव्स थी नेशन बिल्डिंग का, इसको सप्रेस कर दिए गए थे मोनार्की के द्वारा। अब पर्सिया ने जर्मनी को एकजुट करने का लीडरशिप लेने का निर्णय लिया और चीफ मिनिस्टर ओटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी यूनिफिकेशंस के प्रयास शुरू कर दी। हम लोग ओटो वॉन बिस्मार्क को, जिसको हम लोग जर्मनी के यूनिफिकेशंस का आर्किटेक्टर्स भी मानते हैं, क्योंकि इन्होंने हर प्रकार की नीति को अपनाई। इसने युद्ध भी लड़ी। अगर आप देखोगे तो बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एवं फ्रांस से 7 साल तक लगातार युद्ध लड़ा और इसी युद्ध का परिणाम था जो जनवरी 1871 में पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट के नेतृत्व में जर्मन का यूनिफिकेशन संभव हो पाया। 18 जनवरी 1871, 18 जनवरी 1871 को बिस्मार्क के नेतृत्व में वर्साइल्स के अनहीटेड हॉल्स ऑफ मिरर्स में सारे जर्मन स्टेट के प्रिंसेस को, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आर्मी थे उनको, इम्पोर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर्स को, सबको जमा किया और केसर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्शिया के नेतृत्व में जर्मनी के यूनिफिकेशंस की घोषणा कर दी। तो इस तरह से जर्मनी का जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस था यह पर्शिया के नेतृत्व में संपादित हुआ, अतः पर्शियन मान्यता हर जगह स्थापित होनी शुरू हुई। नए राष्ट्र का जो निर्माण हुए, इन्होंने विभिन्न प्रकार के सुधार भी किए, जैसे करेंसी है, बैंकिंग सिस्टम है, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम्स है। इन सारे को जर्मनी में स्थापित किए गए। पर्शियन मेजर्स को और उसके प्रैक्टिस को ही जर्मनी के विकास का मॉडल बनाया गया। इसी तरह से जर्मनी के निर्माण के साथ ही इटली के यूनिफिकेशन पर भी बहुत हद तक प्रयास शुरू होते चले गए। इटली को अगर देखो, यूनिफिकेशंस ऑफ इटली की अगर हम लोग बात करें तो जर्मनी की तरह इटली भी छोटे छोटे 7 राजवंशों में, छोटे छोटे अनेक राजवंशों में बटे हुए थे। इसका कुछ हिस्सा हैब्सबर्ग एम्पायर के अधीन भी आता था। ये छोटे छोटे जो 7 डायनेस्टीज थे, प्रिंसली स्टेट थे, ये राजवंश थे। इसमें सिर्डिनिया एवं पिडमोंट ही ऐसा हिस्सा था जिस पर इटालियन प्रिंस के द्वारा शासन किए जाते थे। नॉर्थ पार्ट पर हैब्सबर्ग एम्पायर का नियंत्रण था। सेंट्रल पार्ट पर
पोप की शासन थी एवं साउदर्न हिस्से को बॉर्बोन डायनेस्टी के द्वारा शासित किया जाता था। इटालियन भाषा के अतिरिक्त अनेक लोकल लैंग्वेज भी यहाँ प्रचलित थे। 1830 में मेजनी ने सबसे पहला प्रयास किया था जब इसने सीक्रेट सोसाइटी की निर्माण की थी और सारे छोटे छोटे राज्यों को आपस में जोड़ करके इटली को यूनिफाइड करने के लिए आंदोलन चलाया था। लेकिन इसके द्वारा चलाए गए दोनों ही आंदोलन, चाहे वो 1831 का हो या 1841 का हो, 1848 का हो, इन दोनों ही आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। आगे चल कर के सार्डिनिया पिडमोंट के रूलर किंग विक्टर इमानुअल सेकेंड को लगा जो यह काम अब हमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि उनके नज़र में इन सारे क्षेत्रों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो आर्थिक विकास आसान होती चली जाएगी। अतः इन्होंने पॉलिटिकल डोमिनेंस के लिए वार की नीति को अपनाया। इटली के एकीकरण के लिए जब इन्होंने युद्ध शुरू की तो कैभर जो चीफ मिनिस्टर था, ना ही वह रिवोल्यूशनरीज थे ना ही वह डेमोक्रेट था, लेकिन फिर भी इसने इस यूनिफिकेशंस के लिए इसको मदद करनी शुरू कर दी। इमानुअल को इसने मदद करनी शुरू कर दी। इसने टैक्टफुल डिप्लोमेटिक पॉलिसी को अपनाया और 1859 में इसने ऑस्ट्रियन फोर्स को पराजित किया। जब ऑस्ट्रियन फोर्स इससे पराजित हुए तो सार्डिनिया पिडमोंट प्रमुख रूप से इटली यूनिफिकेशंस के मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते चले गए। आगे चल करके जिप्सी गैरिबाल्डी भी इस आंदोलन में ज्वाइन किया। 1860 में इनकी संयुक्त सेना ने टू सिसिलीज को पराजित किया। लोकल पीजेंट्स को की मदद भी इनको यहाँ मिली और इस प्रकार से स्पेनिश रूलर्स को इन्होंने सिसिली से भगाने में सफल हुए। 1861 में विक्टर इमानुअल सेकेंड को यूनाइटेड इटली का एम्परर घोषित कर दिया गया। अधिकांश इटालियन पॉपुलेशंस, जिसमें लिटरेसी रेट भी बहुत सीमित थी, जो लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के बारे में बहुत जानकार भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने गैरिबाल्डी को सपोर्ट किया था और इस तरह से गैरिबाल्डी की मदद से विक्टर इमानुअल्स को यहाँ का शासक घोषित करके 1861 में इटली को यूनिफाइड कर लिए गए थे। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो मॉडल ऑफ नेशन स्टेट, अगर ब्रिटेन की बात करें तो कुछ स्कॉलर्स का यह कहना है जो ब्रिटेन का जो फॉर्मेशन हुआ है, ब्रिटेन का जो राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ है, यह सडन अपहीवल या रिवॉल्यूशंस का परिणाम नहीं है, बल्कि यह लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस का परिणाम है। 18वीं शताब्दी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशंस का इतिहास नहीं था। अगर इसकी प्राइमरी आइडेंटिटीज की बात करें तो ये लोग विभिन्न प्रकार के भाषाई ग्रुप में बटे हुए थे, जैसे इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट्स एंड आयरिश। ये सब के सब इतने ग्रुप थे जिनकी अपनी कल्चर थी, अपनी पॉलिटिकल ट्रेडिशंस था। आगे चल कर के इंग्लिश नेशंस जो थे ये अपने को अधिक शक्तिशाली बनाते चले गए और इन्होंने अन्य आइलैंड कंट्री के ऊपर भी अपना प्रभाव स्थापित करना शुरू किया। सबसे पहली प्रयास 1688 में हुई जब इंग्लिश पार्लियामेंट को स्थापित किए गए और मोनार्की के सारे पावर्स को समाप्त करके नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया। आगे चल कर के इसने 1707 में स्कॉटलैंड के साथ एक संधि की और इस प्रकार से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता चला गया।
ब्रिटिश पार्लियामेंट अब इंग्लिश मेंबर्स के द्वारा डोमिनेटेड थे। जितने भी स्कॉटिश कल्चर्स थे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे, ये सब सिस्टमेटिकली समाप्त कर दिए गए। यहाँ तक कि इनकी जो गैलिक भाषा थी उसको छोड़ने के लिए इनको बाध्य किया गया। अतः जो भी लोग इसके विरोध में आए वो सब को सब स्कॉटलैंड से बाहर जाने को बाध्य होते चले गए। इसके बाद आयरलैंड को इसे मिलाना था। आयरलैंड को अगर देखें तो यहाँ कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट के बीच में सारी आबादी बटी हुई थी। आप जानते ही हो जो इंग्लैंड जो है यह प्रोटेस्टेंट का समर्थक है। अतः जितने भी आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट थे, इसके मदद से इसने कैथोलिक क्लास को समाप्त किया। वुल्फटोन 1798 में इसने जितने भी कैथोलिक्स थे उसकी मान्यताओं को स्थापित करने के लिए प्रयास भी किया था, लेकिन इसके प्रयास को विफल कर दिए गए और 1801 में आयरलैंड को फोर्सेबली जबरन जो है सो यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया। इस प्रकार से एक नए ब्रिटिश नेशंस की स्थापना हुई, जिसमें ब्रिटिश कल्चर को महत्वपूर्ण स्थान दिए गए। द सिम्बल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन जैसे ब्रिटिश फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इंग्लिश लैंग्वेज है, इन सब को अधिक से अधिक प्रमोटेड किया गया। और इस प्रकार से ओल्डर नेशंस जो थे ये सिर्फ सबऑर्डिनेट पार्टनर्स के रूप में ही स्थापित रहे, कहीं भी इनका विकास संभव नहीं हो पाया। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यूनिट 5 को अगले क्लास में देखेंगे।